गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं फिर से सिखाने जा रहा हूँ आप लोगों को स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशंस के जो न्यूमेरिकल है उनको मैं सिखाने जा रहा हूँ। जैसे मैंने प्रीवियस क्लास में सिखाया था डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूमेरिकल। जैसे मैंने प्रीवियस क्लास में पहला क्लास में मैंने सिखाया था आप लोगों को प्रॉप्ड कैंटिलीवर बीम के बारे में। उसके बाद मैंने आप लोगों को न्यूमेरिकल कराया कंटिन्यूअस बीम के बारे में। आज मैं कराने जा रहा हूँ आप लोगों को सिमिलरली कंटिन्यूअस टाइप ऑफ बीम बट विथ डिफरेंट टाइप ऑफ लोडिंग उसमें अलग है और स्पैन भी अलग है। तो पहला क्वेश्चन ले लिया जाए, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन होगी हम लोग की एनालाइज द गिवन बीम एंड फाइंड आउट द बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बाय द हेल्प ऑफ स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड। स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड से हम लोगों को बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करना है और उसी को ही हम लोग बेंडिंग मोमेंट डायग्राम जब हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं उसी को हम लोग एनालिसिस बोलते हैं। तो फाइनली हम लोगों की जो बीम है ये बन चुका है। ABCD स्पैन हो गया है 2 मीटर। उसके बाद इसके स्पैन दिया हुआ है 6 मीटर, 2 मीटर है, 6 मीटर है और फिर से 2 + 2 + 2 6 मीटर है। लोड है यहाँ पे 10, यहाँ पे 20, यहाँ पे 15 एंड 25 किलो न्यूटन। देखिए जो मैंने प्रीवियस क्लासेस में न्यूमेरिकल सिखाया था उसमें आप लोगों को एक चीज़ ध्यान रखना है कि जो स्पैन होते हैं स्पैन के मोमेंट ऑफ इनर्शिया का वैल्यू जरूरी नहीं है कि आपका क्वेश्चंस में रहे। अगर क्वेश्चंस में नहीं रहते हैं तो आप लोगों को फोकस करना है कि द मोमेंट ऑफ इनर्शिया वैल्यू विल बी टेकन एज सिंपल आई वैल्यू। और अगर दिया रहते हैं जैसे यहाँ पे आई है, यहाँ पे 2i है, ट्वाइस ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस सेक्शन, तो हम लोगों को जो दिया हुआ है वही उसी हिसाब से करना है। लेकिन अगर दिया नहीं रहते हैं तो हम लोगों को हर एक स्पैन में आई एज्यूम करना है। लेकिन B से आप लोग देख पा रहे हैं B से A तक एक ओवरहैंगिंग पोर्शन है। ओवरहैंगिंग का मतलब है कोई पोर्शन अगर लटका हुआ रहता है उसी को ओवरहैंगिंग बोलते। तो ये ओवरहैंगिंग पोर्शन है, ठीक है। अगर यहाँ पे फिक्स सपोर्ट होते तो उसी को हम लोग कैंटिलीवर बीम बोलते हैं। लेकिन हालांकि फिक्स वहाँ है तो A से B तक एक स्पैन हो गया तो उसको हम लोग ओवरहैंगिंग सपोर्ट बोलते हैं, ओवरहैंगिंग बीम, ओवरहैंगिंग स्पैन या ओवरहैंगिंग बीम, ठीक है। उसके बाद स्टेप नंबर 1 मैं आप लोगों को कराने जा रहा हूं। स्टेप नंबर 1 में क्या था? स्टेप नंबर 1 में हम लोगों को करना है फिक्स्ड एंड मोमेंट। जैसे मैंने प्रीवियस न्यूमेरिकल्स में बताया था कि स्टेप नंबर 1 में हम लोगों को फिक्स्ड एंड मोमेंट निकालनी है। और फिक्स्ड एंड मोमेंट निकालने के लिए पहले तो देखिए फिक्स्ड एंड मोमेंट उसी स्पैन का निकलेगा जो जिसमें सपोर्ट हो, लेकिन ओवरहैंगिंग जो स्पैन है उसका फिक्स्ड एंड मोमेंट निकलते नहीं है। तो आप लोगों को ये पॉइंट
याद रखना होगा। देखिए क्वेश्चंस में ज्यादातर क्या करते हैं आरटीयू या बीटीयू में ओवरहैंगिंग सपोर्ट का न्यूमेरिकल्स दे देते हैं ताकि बच्चे कंफ्यूज हो जाए, लेकिन इस स्पेन में आप लोगों को फिक्स्ड सपोर्ट फिक्स्ड एंड मोमेंट निकालना नहीं है। मैं बताते जाऊंगा क्या क्या चीजें निकालना नहीं है। तो अभी फिक्स्ड एंड मोमेंट बीसी पोर्शन का निकालना है। उसके बाद मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं इसके बाद ये आपका हो गया फिक्स सपोर्ट। तो फिक्स सपोर्ट में 20 किलो न्यूटन मीटर के लोड दिए हुए हैं। ये आपका बीम है। पहला स्टेप में फिक्स्ड एंड मोमेंट निकालना है, तो फिक्स्ड एंड मोमेंट इसके लिए निकाल रहा हूं। ए टू बी के लिए फिक्स्ड एंड मोमेंट अगर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड रहते हैं तो इट विल बी माइनस ऑफ, एक तरफ माइनस एक तरफ प्लस, ए टू बी लिखा हूं मैं, यहाँ पे बी टू सी होगा क्योंकि बी टू सी से कर रहे हैं हम लोग। बी टू सी के लिए इस तरफ वाला एंटी क्लॉकवाइज माइनस ऑफ डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 12 विच इज इक्वल टू माइनस ऑफ 20 इंटू लेंथ स्क्वायर बाई 12 विच इज इक्वल टू माइनस ऑफ 60 किलो न्यूटन मीटर। उसके बाद नेक्स्ट है आप लोगों का मोमेंट फिक्स फ्रॉम सी टू बी विच इज इक्वल टू डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 12 प्लस विच इज इक्वल टू सेम है तो प्लस 60 किलो न्यूटन मीटर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट स्पैन कौन सा है आप लोगों का? नेक्स्ट स्पैन है सी टू डी। ये शायद आप लोगों को क्लियर हो ही होगा, सिंपल है। फिक्स सपोर्ट में फिक्स्ड एंड मोमेंट निकालने के लिए फिक्स कर दिया सपोर्ट को और यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है तो डायरेक्ट फॉर्मूला है। लेकिन आप ये चीज आप लोग देखना एक बार, क्योंकि ये वाला जो टॉपिक है ये टॉपिक आप लोग को मिला नहीं है पहले, क्योंकि इसमें कॉम्बिनेशन ऑफ दो फॉर्मूले है, एक सी डी हो गया, एक है 15 किलो न्यूटन, एक है 25 किलो न्यूटन। यहाँ पे 2 मीटर 2 मीटर 2 मीटर है। तो 2 मीटर 2 मीटर एंड 2 मीटर है। तो आप लोगों को देखना ये है कि जब ये जो इक्वेशन है इस इक्वेशन को हम लोग लिख सकते हैं दो इक्वेशन में। तो ये जो इक्वेशन है, ये जो सपोर्ट स्पैन है, इस स्पैन को हम लोग दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। और जैसे आप लोगों को पता होगा कि ये इसका फॉर्मूला पता है सिंपल, क्योंकि अगर अलग डिस्टेंस होते तो इसका फॉर्मूला है डब्ल्यू ए बी स्क्वायर बाई एल स्क्वायर और डब्ल्यू ए स्क्वायर बी बाई एल स्क्वायर। तो ये दोनों को कंबाइन करके ही इसका फॉर्मूला बनेगा। तो फाइनली करना क्या है, मोमेंट फिक्स्ड फ्रॉम सी टू डी will be equal to minus of अब देखिए दो स्पैन है इसमें, इसका A हो गया आपका 2, इसका B हो गया 4। सिमिलरली इसका A हो गया 4, इसका B हो गया 2 और W हो गया 15, इसका W हो गया 25। तो दो स्पैन के लिए है।
तो हम लोगों की जो वैल्यू है वो आप लोगों का आ रहा है 24.44। इसके बाद मोमेंट फ्रॉम C टू D निकाल दिए। अभी मोमेंट फ्रॉम D टू C विल बी इक्वल टू प्लस होगा और इसके W A स्क्वायर B बाई L स्क्वायर। इसमें W A B स्क्वायर होते थे, इसमें W A स्क्वायर B बाई L स्क्वायर होते हैं। ये जितने भी है फिक्स्ड एंड मोमेंट के फॉर्मूले हैं। तो इसका वैल्यू आ चुके हैं हम लोगों के पास 28.88। तो इसका वैल्यू आ चुके हैं हम लोगों के पास 28.88 वैल्यू। तो फाइनली हम लोगों ने फिक्स्ड एंड मोमेंट निकाल लिए। अब फिक्स्ड एंड मोमेंट्स के बाद मुझे निकालना है नेक्स्ट स्टेप। शायद सब लोगों ने ये लिख लिया होगा और समझ में आ गया होगा सब लोगों को कि पहला स्टेप में फिक्स्ड एंड मोमेंट निकालना है, लेकिन फिक्स्ड एंड मोमेंट वी शुड नॉट फाइंड आउट फॉर द ओवरहैंगिंग सपोर्ट। उसके बाद मैं स्टेप नंबर 2 कराने जा रहा हूं। स्टेप नंबर 2 है आप लोगों का रिलेटिव स्टिफनेस। रिलेटिव स्टिफनेस, तो एक चीज आप लोगों को याद रखना है, जो स्लोप डिफ्लेक्शन के फॉर्मूले है उस फॉर्मूला को हम लोगों ने आसान करने के लिए ये वाला स्टेप को लिख लिया हूं। तो आप ये जरूर फोकस करना, अगर रिलेटिव स्टिफनेस के मेथड से करना है या स्लोप डिफ्लेक्शन के इक्वेशन वाला फॉर्मूला से भी करना है, दोनों फॉर्मूला से आप कर सकते हो। लेकिन ये मैं न्यूमेरिकल्स को, क्योंकि फाइनल एग्जाम में आप लोग को उतना समय नहीं मिलेगा, तो ये स्टेप करने से आप लोग का न्यूमेरिकल्स कैलकुलेशन में आसान बन जाएगा। जैसे मैं आप लोग को दिखा रहा हूं, देखना। रिलेटिव स्टिफनेस का मतलब है I बाई L वैल्यू। अब देखना ये है, ओवरहैंगिंग पोर्शन के लिए आप लोगों को कुछ भी नहीं करना है। दो स्पैन रह गया हो ए बी सी एंड सी डी, तो K ऑफ बी सी एंड K ऑफ सी, K ऑफ बी सी एंड K ऑफ सी डी। रिलेटिव स्टिफनेस को हम लोग K से दिखाते हैं, K ऑफ बी सी एंड K ऑफ सी डी। अब इसके जो फॉर्मूला है ये हो गया I बाई L। अब देखना है यहाँ पे I वैल्यू है और L का वैल्यू है 6 मीटर। यहाँ पे I के जगह में 2I है और यहाँ पे भी 6I। तो फाइनली क्या बन चुका है? फाइनली बन चुका है 1:2 रेशियो। जब हम लोग कैंसिल आउट कर देंगे दोनों को तो 1:2 रेशियो बनेगा। तो रिलेटिव स्टिफनेस ऑफ BC एंड CD विल बी इक्वल टू 1:2। उसके बाद मैं स्टेप नंबर 3 करूंगा। स्टेप नंबर 3 में क्या करना है, जैसे मैंने प्रीवियस न्यूमेरिकल्स में करा था, ये स्टेप मैंने किया नहीं था ताकि आप लोगों को कोई डाउट ना रहे कि सर गलत करा रहे। क्योंकि कभी कभार क्या होता है, बुक्स में ये स्टेप कराते नहीं है, क्योंकि उसमें क्या होता है कि डायरेक्ट फॉर्मूला से कराते हैं। और लेकिन फॉर्मूला से कराने से क्या होगा, दिक्कत आप लोगों को कि अगर फॉर्मूला से किया जाए तो न्यूमेरिकल्स लंबा पड़ेगा। तो ये स्टेप आप लोग इसी स्टेप को फॉलो करके बाकी जितने भी न्यूमेरिकल्स करोगे इस स्टेप के हिसाब से करोगे। देखना अभी स्टेप नंबर 3 में है आप लोगों का स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशंस। स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशंस में क्या है, मोमेंट फ्रॉम B टू C। ओवरहैंगिंग के लिए कुछ नहीं करना है। मोमेंट फ्रॉम B टू C इज इक्वल टू
k इंटू 2 थीटा बी प्लस थीटा सी माइनस ऑफ फिक्स्ड एंड मोमेंट। यहाँ पे हम लोगों की फिक्स्ड एंड मोमेंट जो BC का है, फिक्स्ड एंड मोमेंट फ्रॉम B टू C का वैल्यू क्या आया था? फिक्स्ड एंड मोमेंट फ्रॉम B टू C का वैल्यू आया था 60, माइनस लिखा हूं क्योंकि माइनस आया था। उसके बाद ये आप लोगों को ध्यान रखना है, जो स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन में ट्वाइस ऑफ EI बाई L हुए, 2EI बाई L के जगह में हम लोग डायरेक्टली K लिखेंगे। और K किसका है? अगर BC होते तो BC का K, तो इसका वैल्यू क्या हो गया? 1 इंटू 2 थीटा बी प्लस थीटा सी माइनस ऑफ 60। उसके बाद मोमेंट फ्रॉम C टू B। C टू B, देखिए एक चीज याद रखना है, रिलेटिव स्टिफनेस मेंबर के होते हैं, तो B टू C एक ही मेंबर है, C टू B भी एक ही मेंबर है, तो उसका भी रिलेटिव स्टिफनेस I हो गया। उसके बाद 2 थीटा C प्लस थीटा B प्लस 60। यहाँ पे रिलेटिव स्टिफनेस का वैल्यू C टू B से फिक्स्ड एंड मोमेंट जब कर रहे थे तो फिक्स्ड एंड मोमेंट की वैल्यू हम लोग की प्लस 60 वैल्यू आया था। तो ये दो इक्वेशन हो गया। उसके बाद नेक्स्ट स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन और कौन कौन सा बना था? एक इक्वेशन बना था मोमेंट फ्रॉम, उसके बाद C टू D, K ऑफ C टू D इंटू 2 थीटा C प्लस थीटा D माइनस ऑफ फिक्स्ड एंड मोमेंट। कितना आया था? 24.44। K का वैल्यू क्या होगा? K का वैल्यू है 2, विच इज इक्वल टू 4 थीटा C प्लस 2 थीटा, अगर 2 लिख दिया 4 थीटा C प्लस 2 थीटा D माइनस ऑफ 24.44। उसके बाद नेक्स्ट इक्वेशन है मोमेंट फ्रॉम D टू C। D टू C का क्या आ रहा था? रिलेटिव स्टिफनेस फ्रॉम D टू C। D टू C और C टू D का रिलेटिव स्टिफनेस सेम है, तो डायरेक्ट मैंने लिख दिया 2 इंटू 2 थीटा D प्लस थीटा C प्लस 28.88। ये हम लोग की फिक्स्ड एंड मोमेंट आया था नेक्स्ट इक्वेशन में। तो नेक्स्ट इक्वेशन में हम लोग की रिलेटिव स्टिफनेस की वैल्यू ये आ गया था। उसके बाद और एक चीज, ओवरहैंगिंग जो ये सपोर्ट है, इससे हम लोगों की एक चीज निकल रहा है, वो क्या है? देखिए, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर हम लोग करते हैं तो सीधा जाके हम लोग की मोमेंट निकलता है। फोर्स है 10 किलो न्यूटन इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस है 2, तो 10 इंटू 2 क्या हो रहा है? 20 किलो न्यूटन, 20 किलो न्यूटन मीटर ये मोमेंट बन रहा है। लेकिन ये रोटेट कैसे होगा? इस पॉइंट के अबाउट रोटेट होगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। लेकिन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन को रेजिस्ट करने के लिए हम लोग क्लॉकवाइज मोमेंट लगाएंगे। दैट इज क्लॉकवाइज मोमेंट क्या हो जाएगा? दैट इज मोमेंट फ्रॉम B टू A इज इक्वल टू क्लॉकवाइज मोमेंट लग रहा है। तो इसीलिए देखो, बन तो रहा है एंटी क्लॉकवाइज, रेजिस्ट करने के लिए क्लॉकवाइज लगा रहे, तो क्लॉकवाइज मोमेंट पॉजिटिव होता है, तो इसीलिए हम लोगों ने पॉजिटिव लिखा हूं, पॉजिटिव 20 किलो न्यूटन मीटर। 20 किलो न्यूटन मीटर कैसे आया? 10 इंटू 2। उसके बाद नेक्स्ट इतना हो गया होगा आप लोगों का रिलेटिव स्टिफनेस के बाद। देखिए अभी 2EI बाई L, उसमें क्या लिखना पड़ता है? E का वैल्यू लिखना पड़ता, I की वैल्यू लिखना पड़ता, L की वैल्यू लिखना पड़ता। सीधा सा बात है, यहाँ से सॉल्व करके 1 2 कर दिया, न्यूमेरिकल आसान हो गया। स्टेप नंबर 4 अभी स्टेप नंबर 4 में क्या होगा? बाउंड्री कंडीशंस। और यही नहीं, हर एक न्यूमेरिकल में आप लोगों का सेम स्टेप्स रहेगा, चाहे ये न्यूमेरिकल हो चाहे कोई दूसरा न्यूमेरिकल हो, स्टेप सेम ही रहना है। जितने स्टेप्स मैंने इस न्यूमेरिकल में कराए, चाहे बीम का न्यूमेरिकल हो चाहे फ्रेम का न्यूमेरिकल हो, कोई भी न्यूमेरिकल ले लो, बीम भी हो सकता है फ्रेम भी हो सकता है, सब न्यूमेरिकल सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। अब बाउंड्री कंडीशंस में मैंने क्या क्या बताया था? जहां पे फिक्स सपोर्ट होगा वहां पे थीटा 0 होगा। फिक्स सपोर्ट इस बीम में कहां पे है? थीटा। थीटा एट D विल बी इक्वल टू 0 और बाकी पॉइंट्स में मोमेंट 0 है। अब लिखना ये है मोमेंट फ्रॉम B टू A प्लस मोमेंट फ्रॉम B टू C इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? देखिए यहां पे मोमेंट हम लोगों की बन रहा है
कोई भी सपोर्ट पे मोमेंट जीरो होता है। अगर B2A का मोमेंट आ रहा है प्लस 20 किलो न्यूटन मीटर, तो मोमेंट फ्रॉम B to C का वैल्यू क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ 20 किलो न्यूटन मीटर। ये वैल्यू आ चुका है एक इक्वेशन से। उसके बाद मोमेंट फ्रॉम C to B प्लस मोमेंट फ्रॉम C to D इज इक्वल टू 0। तो फाइनली हम लोग का एक इक्वेशन बन गया, एक बाउंड्री कंडीशन बन गया, दूसरा बाउंड्री कंडीशन बन गया, तीसरा बाउंड्री कंडीशन बन गया। इसका वैल्यू पता था तो इसलिए लिख दिया, तो ये वैल्यू आ चुका है। और ये बाउंड्री कंडीशन सपोर्ट्स में बनता है, 1 2 3 सपोर्ट। तो 1 2 3 सपोर्ट, कब 3 सपोर्ट होगा तो 3 बाउंड्री कंडीशन, 4 सपोर्ट होगा तो 4 बाउंड्री कंडीशन। तो 3 बाउंड्री कंडीशन हो चुका है। जब बाउंड्री कंडीशन बन गया है उसके बाद हम लोग लिखेंगे क्या, सॉल्विंग, वी गेट सॉल्विंग। अब लिखना क्या है, थीटा एट डी इक्वल टू 0। डी पॉइंट में हम लोगों की वैल्यू, थीटा की वैल्यू 0 आ रहा है। तो जितने भी डी पॉइंट है उसमें थीटा की वैल्यू क्या लिखना है, 0 कर देना है। डी वाला डी, जितने भी डी पोर्शन है थीटा एट डी वो 0 कर जाए, क्योंकि यहाँ पे थीटा एट डी 0 आ रहा है। अब मुझे लिखना है मोमेंट फ्रॉम B to C इक्वल टू 20 माइनस 20। B to C का इक्वेशन ये हो गया, इसको लिखेंगे 2 थीटा B प्लस थीटा C माइनस ऑफ 60 इक्वल टू माइनस ऑफ 20, विच इज इक्वल टू 2 थीटा B प्लस थीटा C। 2 थीटा B प्लस थीटा C इक्वल टू 40, एक इक्वेशन बन गया। उसके बाद नेक्स्ट C to B प्लस C to D, ये दो इक्वेशन का सम अप करना है। C to B एंड C to B, इन दोनों इक्वेशन को मैं सम अप करूंगा। सम अप करने के बाद आ रहा है 2 थीटा C प्लस थीटा B प्लस 60, ये एक प्लस 4 थीटा C माइनस ऑफ 24.44, माइनस ऑफ 24.44। तो इससे हम लोगों का आ रहा है थीटा B प्लस 2 थीटा C, नहीं, थीटा B प्लस 6 थीटा C इक्वल टू 36 पॉइंट इक्वल टू लिख देते हैं 24.44 माइनस ऑफ 6। ये दूसरा इक्वेशन हो चुके हैं। हाँ, ये दो इक्वेशन बन गया है। ये दो इक्वेशन से मुझे सॉल्व करके निकालना है। देखिए फाइनली मुझे क्या करना होगा, इन दोनों इक्वेशन को मुझे सॉल्व करना है। सॉल्व करके मुझे थीटा बी एंड थीटा सी का वैल्यू, इन दोनों इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सॉल्व करके मुझे थीटा बी एंड थीटा सी का वैल्यू मिला है। थीटा बी इज इक्वल टू 25.05 रेडियन, इसका जो यूनिट होता है रेडियन होता है, और थीटा सी का है माइनस ऑफ 10.10 रेडियन। दो वैल्यू आ चुके हैं। अब मैं जब न्यूमेरिकल में, ये फाइनली मेन एम क्या है, फाइनल मोमेंट्स निकालना। ये जो
स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशंस के मोमेंट जो भी है ना, ये सब फाइनल मोमेंट्स है। तो फाइनल मोमेंट्स अगर मुझे निकालना है तो थीटा बी एंड थीटा सी का वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, क्योंकि थीटा बी थीटा सी थीटा बी थीटा सी थीटा सी थीटा बी थीटा सी सब वैल्यू में सब्स्टिट्यूट कर दूंगा। तो सब इक्वेशन से मुझे, जैसे इस इक्वेशन में मैंने सब्स्टिट्यूट कर दिया मोमेंट फ्रॉम बी टू सी, तो मोमेंट फ्रॉम बी टू सी का वैल्यू मेरे पास आ चुका है -20 किलो न्यूटन मीटर। उसके बाद आप देखिए मोमेंट फ्रॉम बी टू सी, बी टू ए का वैल्यू आया था प्लस, बी टू सी का वैल्यू आया है माइनस, मतलब दोनों मिला के कुल मिला के 0 हो रहे, तो आंसर सही है। मोमेंट फ्रॉम सी टू बी इस इक्वेशन में थीटा बी और थीटा सी का सब्स्टिट्यूट करेंगे तो मोमेंट फ्रॉम सी टू बी का वैल्यू आ रहा है 64.85 किलो न्यूटन मीटर। उसके बाद मोमेंट फ्रॉम सी टू डी होगा, अभी सी टू डी उस वाले इक्वेशन में मैं जब सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं तो वैल्यू आ रहा है मेरा -64.85। अब फिर से देखिए कि इन दोनों को मिला के 0 वैल्यू आ रहा है, मतलब परफेक्ट है हम लोगों की न्यूमेरिकल। उसके बाद नेक्स्ट मोमेंट फ्रॉम डी टू सी, डी टू सी से मोमेंट क्या बनेगा, डी टू सी का इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करूंगा तो वैल्यू आएगा 8.68 किलो न्यूटन मीटर। तो फाइनली हम लोगों की जितने भी मोमेंट्स था वो मोमेंट्स निकल गया है। ये है आप लोगों का मोमेंट्स। उसके बाद एक स्टेप रह गया है, वो है टू ड्रॉ दी बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। आप बेंडिंग, जैसे ये सब वैल्यूज आ चुका है फाइनली जो हम लोग को लाना था, अब मुझे निकालना है, वी हैव टू फाइंड आउट दी बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। अब बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करने के लिए मुझे फिर से ये वाला इक्वेशन बनानी है। ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट, डी पॉइंट, ठीक है, ए बी सी डी बना दिया। अब देखिए ए पॉइंट में लोड है या फोर्स है, तो ए पॉइंट में मोमेंट क्या बनेगा, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर, अगर लोड इसी पॉइंट में है तो इस पॉइंट में परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा, 0 होगा, तो फोर्स इनटू 0 डिस्टेंस इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे मोमेंट बन गया हम लोग की 0। उसके बाद बी टू ए में मोमेंट क्या आ रहा था, एक है -20, एक है +20। इस तरफ आ रहा था प्लस तो मैंने क्लॉकवाइज दिखा दिया, इस तरफ आ रहा था माइनस तो मैंने एंटी क्लॉकवाइज दिखा दिया। 20 वैल्यू आ रहा था 20। सी पॉइंट में मोमेंट का वैल्यू क्या आ रहा है, 64.85 वैल्यू आ रहा है सी पॉइंट में। इस तरफ हम लोग की माइनस आ रहा था, इस तरफ हम लोगों ने प्लस आया नहीं, इस तरफ हम लोग की प्लस आ रहा था, ठीक है, और इस तरफ हम लोग की माइनस आ रहा है, ठीक है, 64.85। उसके बाद डी पॉइंट में मोमेंट आ रहा है आप लोगों का 8.68 प्लस वैल्यू आ रहा है, प्लस का मतलब है ये। अब हम लोगों को बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करना है, BMD बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। तो फाइनली ये है कि स्केल से हम लोगों को मेजर नहीं करना है, सीधा सा बात है, 20 64 से ज्यादा है, 8.6 20 से ज्यादा है, तो 20 का लेंथ, सबसे छोटा लेंथ इसका होगा, उसके बाद इसका होगा, उसके बाद ये सबसे हाईएस्ट लेंथ है। तो इस तरीके से बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बना दिया। ये किसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम है, दिस इज द बेंडिंग मोमेंट डायग्राम फ्रॉम द मोमेंट्स व्हिच आर बीइंग फाउंड आउट बाय द हेल्प ऑफ स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन। उसके बाद मुझे इसके ऊपर, ये जो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम है, इसके ऊपर मुझे ओवरलैप करना है। क्या चीजें ओवरलैप करना है, फाइनल में बेंडिंग मोमेंट ड्यू टू दी लोड के कारण जो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बना उसको ओवरलैप करना है। तो जैसे यहाँ पे है BC वाला पोर्शन में है, तो जो हम लोगों के BC पोर्शन है उसमें बेंडिंग मोमेंट डायग्राम क्या बनेगा, बेंडिंग मोमेंट इज इक्वल टू
BC पोर्शन में क्या बनेगा फॉर्मूला, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट का फॉर्मूला मैंने बताया था WL²/8। W की वैल्यू क्या है 20, लेंथ क्या है 6/8। इसका आंसर आ रहा है 90 किलो न्यूटन मीटर। उसके बाद ये जो इक्वेशन है इससे भी मैं बेंडिंग मोमेंट निकालूंगा और इससे 2 बेंडिंग मोमेंट निकल रहा है जो कि मैं डायरेक्टली डायग्राम में दिखाऊंगा आप लोगों को। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड के लिए बेंडिंग मोमेंट डायग्राम पैराबोलिक है तो मैंने पैराबोलिक दिखा दिया। उसके बाद जो वो वाला डायग्राम है उसमें 2 लोड है, 2 लोड के कारण एक है 36.67, एक है 43.34, एक है 36.67, एक है 43.34। ये 2 बेंडिंग मोमेंट के वैल्यू आया है। ये 2 बेंडिंग मोमेंट को हम लोग लिखेंगे। एक है 36.67, एक है 43.34। तो फाइनली जो हम लोगों के बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बना है, ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट किसके कोरेस्पॉन्ड है, ये पॉइंट है इस लोड के कोरेस्पॉन्ड, और ये जो 25 के पॉइंट के लोड के कोरेस्पॉन्डिंग है ये हो गया आप लोगों का ये वाला पॉइंट। तो फाइनली कुल मिला के क्या है, ये आप लोगों का बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बन गया। बेंडिंग मोमेंट डायग्राम जब बन गया है, जो स्लोप डिफ्लेक्शन के कारण बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाए वो माइनस होते हैं। इसके जो ये पूरा माइनस है, लेकिन इसके ऊपर जो बन रहा है वो प्लस है। तो फाइनली दिस इज द रिक्वायर्ड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम फॉर द गिवन न्यूमेरिकल। तो यही आप लोगों को दिखाना था और यही एनालाइज करके दिखाना था। दैट इज ऑल। ओके, थैंक यू।